कि बहुत रेयर चांस है कि दोनों आर्टरी के अंदर क्लॉट आ जाए, अमूमन एक के ही अंदर आता है। तो लिहाजा आपकी जजमेंट इतनी अच्छी आसान इससे भी हो जानी चाहिए कि बायलेटरल नहीं है, वन साइडेड है। तो आप फौरन आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्लॉट हो गया। आपको कोई पूछेगा, एमआरआई होगा, जो उसकी सारी तफसीलात और बात की बात है, तो आप उसको कह सकते हैं कि जी मैं इट इज़ पॉसिबल कि दिस इज़ ए क्लॉट, आर्टेरियल क्लॉट है। तो वो आपकी एक्सपर्टी से और ज़्यादा मरीज जब वो कल जाके टेस्ट भी कराएगा तो वो और ज़्यादा होगा कि यार इसने तो क्लिनिकली देख के मुझे बता दिया है। क्लिनिकली देख के आप कैसे बता सकते हैं कि जब आपको पता हो कि ये चीज़ कैसे, आगे और भी चीज़ें आएंगी ना इसकी आंख की, लेकिन सडनली लॉस आएगा तो आपको ये ध्यान में रखना। और भी आगे आएंगी, बर्न भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकती है, और उसमें इतना सडनली लॉस नहीं आएगा, लेकिन उसको भी हम देखेंगे। वो टॉपिक हमारे पास आगे है। ठीक है जी, अंडरस्टैंड जी। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको सारा मैकेनिज्म भी बताऊं कि वहां होता क्या है, लोकली क्या हो रहा है, और फिर उसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, दूसरा जो था वो वेंस के अंदर, मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, वही मेडिसिन आपकी यहां भी इस्तेमाल होती है वेंस के अंदर। अच्छा, वेंस के अंदर जो ये ज़हन में रखना है आपने कि वेंस का जो प्रोसेस होता है, वेंस वेंस जो खून जो है ना वो वापस लेके जा रही होती है, वो वापस लेके जा रही होती है, उसके साथ गंदा खून भी होता है, और जो आर्टरी का प्रेशर वेन से ज्यादा होता है। तो अगर आप उसको कैल्शियम देंगे ना तो वो जो वेनल प्रेशर है उसको और ज्यादा तेज कर देगी, फ्लो तेज करा देगी। लेकिन अदरवाइज आप क्लॉट की वो पीछे जो हमने आर्टेरियल क्लॉट की जो बात की है, वेंस में भी वही दवाइयां इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, सिक्रीनम मैंने एक यहाँ वेंस में अप्लाई कराई है, सिक्रीनम। वहाँ ऊपर मैंने आर्टेरियल में मैंने सिक्रीनम का इतना वो नहीं जिक्र किया, यहाँ हमने सिक्रीनम भी लिखी है, स्पेशली जो वैन क्लॉट आता है। अच्छा, सिक्रीनम मैंने देखा है कि हमारे पास बहुत सारे जो फंसे से केस थे पिछले काफ़ी अरसे से, तो मैं 2-3 साल से ना हम सिक्रीनम का इस्तेमाल शुरू करेंगे वेरिकोज में। वेरिकोज में तो जो वीनल प्रेशर है, वीनस प्रेशर है, उसको स्क्रीनम बहुत अच्छा डिजॉल्व करती है, क्योंकि जो आर्टरीज में है उसमें भी जो फैल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं आपकी वेन्स, तो स्क्रीनम बड़ा एज ए इंटरकरंट रेमेडी के बहुत अच्छा रोल है इसका, स्क्रीनम का। बल्कि मैंने देखा कि ये कार्सिनोसन से ज्यादा अच्छा काम करती है वेरिकोज में और वीनस सिस्टम में। और ये हमारी अपनी एक क्लिनिकल स्टडी है। तो आप अगर केस नहीं रिकवरी की तरह जाए, एक सिक्रीनम की डोज दे दें, क्योंकि मैंने बड़ा काम किया इस पे, वेरिकोज पे, आर्निका, एमामेलस, एसिलफ्लोर, लेक्सिस, बहुत सारी दवाइयाँ। लेकिन जब से हमने सिक्रीनम को एज ए इंटरकरंट रेमेडी शुरू किया तो हमारे कोई केस ऐसा नहीं है मेरा जो आके ये कहे कि ये मेरा जो वेन्स है ठीक नहीं हो रही। तो स्पेशली ये जो वीनल प्रेशर क्लॉट है, इसमें आप एज ए इंटरकरंट रेमेडी के वहाँ कार्सिनोसम का इस्तेमाल कर सकते हैं या सिक्रीनम का कर सकते हैं एज, हाँ डीबीटी में भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं सिक्रीनम का इस्तेमाल। डीबीटी में वैसे बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन आप एज ए इंटरकरंट रेमेडी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी है डीप वैन थ्रोम्बोसिस हो जाता है ना, तो वैज में मैं अभी आर्टेरियल में हम इसको शुरू कर रहे हैं देखना, लेकिन वैन में तो एक्सीडेंट रिजल्ट है, वीनस सिस्टम में इसका एक्सीडेंट है। और वीनस ही जो आपका जैसे पोर्टल वैन है आपकी जो लिवर में जा रहा है, पोर्टल वैन, अच्छा लिवर में अंदर पोर्टल वैन सप्लाई लेके जा रही होती है, तो वहां भी जो है ना वो सिक्रीनम का एज इंटरकरंट रेमेडी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी।
हो गया। नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, ये एक लफ्ज आपने सुना होगा, ग्लोकोमा। हम क्रॉनिक ग्लोकोमा को यहां डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक्यूट ग्लोकोमा का डिस्कस करेंगे। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा को पहले उसका मैकेनिज्म समझे कि व्हाट इज द ग्लाइकोमा। हम लोग तो कहते हैं ना इसको काला मोतिया जैसे कहते हैं, एक होता है सफेद मोतिया। सफेद मोतिया और काला मोतिया में फर्क है। कोई बाद लोग ये समझते हैं कि पहले सफेद मोतिया होता है फिर काला मोतिया होता है, ये ऐसे नहीं। दोनों का जो फर्क है बिल्कुल ही फर्क है, कोई आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जो कैटरेक्ट होता है जिसको सफेद मोतिया कहते हैं, वो बेसिकली आपका जो लेंस है आई का वो फोगी हो जाता है। जो लेंस होता है ना शीशा, वो फोगी हो जाता है। ये जो है ना, ये जो ग्लाइकोमा है जिसको आप काला मोतिया कहते हैं, इसमें लेंस का मसला नहीं है। इसमें यह होता है कि आपकी आंख का जो फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, उसके ड्रेन चैनल होते हैं। मतलब आंख का जो सप्लाई है, फ्लूइड की सप्लाई है, पानी है, जितनी भी उसकी खुराक है, वो सारा जो है एक नॉर्मल लेवल में उसको आई ने मेंटेन करना होता है। और जो एक्स्ट्रा हो जाता है वो उसके ड्रेन चैनल है, वो वहां से डिस्चार्ज हो जाता है। ग्लाइकोमा में यह होता है कि वो जो चैनल है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब ड्रेन नहीं होता तो आइस के अंदर जो फ्लूइड है वो प्रेशर डेवलप करता है और आर्टरी पे प्रेशर डालता है और आपका वीएन चला जाता है। दोनों में फर्क ये है कि ये अचानक होगा, ये ध्यान में रखें, ये अचानक होगा। इसमें आंख को उसको आंख आपकी हैवी नजर आएगी, मोटी नजर आएगी, बड़ी बड़ी नजर, वो हैवी हैवी फील करता है और ये एक्यूट जो है वो उसको लॉस कर देगा। अब उसमें वो कहता है स्फीयर अनलेटरल सॉरी यूनिलेटरल, दोनों साइड आइज पेन, ब्लूरी विजन, रेडनेस ऑफ द इन्वॉल्व्ड आइज, हेलोज अराउंड लाइट, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब देखें, वो जो पीछे देख रहे थे वहां कुछ अलामात और थी, यहां कुछ अलामात बदल गई हैं। इसमें सीवियर यूनिलेटरल आइज पेन, दोनों तरफ के आई में सीवियर पेन होगा। वहां ये देखें कि वहां को देखें कि वो एक साइड आ रही होती है। ये बाइलेटरल वो कह रहा है, यूनिलेटरल कह रहा है। अब उसमें मतली भी की उल्टी भी होगी और ये कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन भी ड्रेन चैनल को बंद कर सकता है। ऑन एग्जामिनेशन प्यूपल इज डायलेटेड एंड डज नॉट कंस्ट्रिक्ट विद द लाइट, कि आप उसको देखेंगे तो वो डायलेट होगा लेकिन कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। कंजक्टिविटा इज रेड, कॉर्निया इज क्लाउडी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज रेज। जो हमारा इसके लिए मेजर का तरीका भी है, आई स्पेशलिस्ट इसको मेजर भी करते हैं कि ये नॉर्मल प्रेशर है और ये आई साइड पे एबनॉर्मल प्रेशर है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसकी जो रेपर्टरी में दवाइयां लिखी हैं ना, वो दो दवाइयां लिखी हैं। एक फास्फोरस है और एक है कोमोक्रेडिया। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छे रिजल्ट मिले हैं ना, सबसे अच्छे, चाहे वो क्रॉनिक ग्लाइकोमा है चाहे वो एक्यूट ग्लाइकोमा है। अब फिलोसफी ये है कि आपने ड्रेन चैनल खोलने हैं। आपने क्या करना है? ड्रेन चैनल खोलने हैं। अब ड्रेन चैनल, जो चीजें बाहर निकलेंगी तो इंसान बेहतर महसूस करता है, वो क्या? पल्सटीला है, वो लैक्सिस है। समझ आ रही है आपको?
मतलब मेरा ग्लाइकोमा को समझाने का मकसद ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट इज द ग्लाइकोमा। ग्लाइकोमा क्या है कि आपके ड्रेन चैनल बंद हो गए हैं, तो आपने ड्रेन चैनल खोलने हैं। तो ड्रेन चैनल जो जो डिस्चार्ज होने से मरीज अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। ये फिलॉसफी क्या है? डिस्चार्ज होने से मरीज अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। तो वो क्या है? वो पल्साटीला है। वो क्या है? लेक्सिस है। हमने क्या किया इसमें? हमने क्या, एक ट्यूबर की डोज दे दी, एक मेडोरिनम की डोज दे दी, इन्फेक्शन को कवर कर, फर्स्ट करें कोई इन्फेक्शन हो सकता है। फिर हमने पल्साटीला दे दी, केस यूं ड्रेन हो गया। और ये मैं फास्फोरस पहले मैं यूज करता था, मैंने छोड़ी हुई है। कोमोक्लेडिया नहीं। अब हम क्या करते हैं? हम सीधी सीधी ट्यूबर की डोज देते हैं, एक मेडोरिनम की डोज देते हैं, और पल्साटीला 1 ml में 2 दिन लगातार दे देते हैं। यू प्रेशर रिलीज हो जाएगा, चैनल खोल देगा। और अगर केस कोई रुकता है या फंसता है तो आप लेक्सिस का इस्तेमाल कर लें, वो भी चैनल खोल देता है। तो जो चीजें चैनल खोल देती हैं, मसलन आप इसमें स्लेशिया 6 में अगर लो पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी खोल देगी, वो भी खोल देगी। सल्फर 30 में देते हैं, वो भी खोलेगी। ये सारी दवाइयों का क्या रुख है? बाहर की तरफ रुख है। तो मोस्ट कॉमन मेरी प्रैक्टिस है। अच्छा, ये ग्लाइकोमा का नाम सुन के बड़े बड़े जो डॉक्टर है ना, इवन एलोपैथिक डॉक्टर, वो भी कहते हैं यार बड़ा मुश्किल काम, फंस गए। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये नजर चली जाती है। और मुझे मेरे ये इन्फेक्शन नहीं ठीक होते, और मेरे कई दोस्त हैं जो आई स्पेशलिस्ट हैं, मुझे केस उन्होंने रेफर किए कि अल्टीमेटली सारा कुछ कर चुके हैं, नहीं हुआ ठीक, और होम्योपैथी से वो ठीक हुए। तो पल्साटीला आपने, हम डायरेक्ट भी पल्साटीला का इस्तेमाल करवा सकते थे, हम लेक्सिस का इस्तेमाल करवा सकते थे, जिंकमेट का इस्तेमाल करवा सकते, लेकिन मैंने वो नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि बाज इन्फेक्शन होते हैं कि जो अगर पल्साटीला रिवर्स करेगी, तो उस रिवर्सल को रोकने के लिए ये कि क्योंकि हर जो दवा है वो उसको जब ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी तो वो रिवर्स आ जाएगी। तो रिवर्सल रोकने के लिए हम उसको इन्फेक्शन को, उसको ऑब्स्ट्रक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? हम ट्यूबर लगा देते हैं, हम मेडोरिनम लगा देते हैं, उसके बाद हम पल्साटीला का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रेन चैनल खोल जाए। और ये खोलती है, आपकी जो फ्लूपन ट्यूब बंद हो जाती है ना, उसको भी पल्साटीला, जहां आपकी टेस्टिकल में स्वेलिंग आ जाएगी वहां पल्साटीला खोल देगी। तो जहां रुकावटें आती हैं, ये क्या है? ये रुकावट है। मैं ग्लाइकोमा को समझें आप, बेसिकली जब आप समझ आएंगे ना तो आपके में बिल्कुल दवाई आ जाएगी। और ये पल्साटीला ऐसी दवाई है कि ये नीचे जीन्स तक भी काम करती है, ये नीचे जीन्स तक भी काम करती है, ये मैं आपको बता दूं, जीन तक भी काम करती है। और हमारे जेनेटिक इश्यू हैं, जो म्यूटेशन हमारी जीन्स पे आ जाती है, उसको भी ये ठीक करती है। लिहाजा इसको आम दवाई समझ के मत छोड़ें। और इस कंसेप्ट को बार बार मैं कह रहा हूं कि इस ग्लाइकोमा के कंसेप्ट को क्लियर करें कि व्हाट इज द ग्लाइकोमा एंड व्हाट इज द मोड अफेक्शन ओवर मेडिसिन, एंड ओवर मेडिसिन, व्हाट इज द मोड अफेक्शन ओवर मेडिसिन, कि उसका मोड अफेक्शन हमारी दवाई का क्या है। आपने वो दवाई, उस फिलॉसफी को, उस मैकेनिज्म को समझ के इस्तेमाल करनी। आपने चैनल खोला, जब आपने चैनल खोल दिया, आई का प्रेशर कम हुआ, आई सेट वापस आ। ठीक है सर, आगे। और ये केसेस करते हुए मजा बड़ा आता है, यकीन माने। जब आप इसको समझ के कर रहे होते हैं ना, रिजेक्टेड केसेस होते हैं ये, आपको फिर आप कहते हैं वो क्या करती है होम्योपैथी दवाइयां, इसी तरह काम करती है। और ये चैनल जो है ना, आपकी एक और भी दवाई है, वो जो उस थायोसिनम, ये भी चैनल खोलती थी।
आपकी जो लेक्रिमेशन डक्ट है बाज़ दफ़ा वो बंद हो जाती है, आपको पता है ना, बंद हो जाती है तो पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। जो लेक्रिमल डक्ट है जो सप्लाई जाती है उसका वो भी जो ब्लॉक होने से पानी में सलसल शुरू हो जाता है। वो ग्लाइकोमा तो नहीं होता, वो और प्रॉब्लम है। ग्लाइकोमा तो अंडर प्रेशर, उसको भी बर्सेटिला चला देती है, उसको नेट्रोमियर खोल देती है, उसको थायोसिनम खोल देती है, उसको हायोसेमस खोल देती है। मेरे पास एक केस था बड़ा फंसा हुआ, उसकी शायद लेफ्ट साइड आई थी, वो उसका नहीं खोल रही थी, तो वो मैंने जब केस रेपर्टाइज किया, रेपर्टरी में जो है लेक्रिमल डक्ट ब्लॉक करने की जो दवाई है वो हायोसेमस भी है। लेक्चर दुनिया जहान में होते हैं, लेकिन हम जो जिस तरीके से हम क्लिनिकली लेक्चर आपको डिलीवर कर रहे हैं, क्लिनिकली कि आपने इमरजेंसी कैसे डील करनी है, आपने इमरजेंसी कैसे डील करनी है, और इंशाल्लाह हम आपको हेड टू टो हर इमरजेंसी बताएंगे, हर इमरजेंसी बताएंगे जो दुनिया जहान में बिल्कुल जो एलोपैथिक स्टाइल में किस तरह डील की जाती है उसमें कितना सक्सेस है। आप होम्योपैथी में जाए, उससे आपको कई गुना ज्यादा सक्सेस रेट आपका होगा। नेक्स्ट एक और बड़ा, ये भी इमरजेंसी है, ये इसको जरा बड़ा करें, ये ऊपर हो सकता है बड़ा, ये वाला आइस का जो है, ये देखें, ये रेटिना डिटैचमेंट इसको कहते हैं कि पर्दा, हम लोग आपको कहते हैं कि पर्दा जो है ना उखड़ गया। ये लाइन नजर आ रही है आपको, ये जो दो एरोस ने दिए हुए हैं, ये जो एक जगह से ब्रेक हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ब्रेक भी हो, अल्टीमेटली ब्रेक भी हो सकता है जब इसको इंजरी होगी, चोट लगेगी आंख पे। तो बेसिकली ये एक सर्कल है, ये पूरा सर्कल है यूं, ये देखें ना, ये लाइन जा रही है, ये जो वाइटिश थोड़ी सी नजर आ रही है, ये इसके ऊपर उधर होना चाहिए था, उस दायरे के साथ साथ होना चाहिए था। जब इंजरी हुई तो ये पीछे हट गया, ये पर्दा उखड़ गया, इसको कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट, उखड़ गया। और ये बाज़ दफा ये ब्रेक भी हो सकता है। ये रेटिनल उखड़ गया कि तो फिर क्या होगा कि आपकी आई सेट, ये पीछे सप्लाई जा रही है ना, ये आपका आईज है, और ये सारा इसका जा रहा है, जो है पूरी लेयर जा रही है। आपकी समझ आई? ये जब डिटैच हो गया, उखड़ गया, तो ये देखें ना, ये पीछे आपको एक जगह नजर आ रही है, ये वाली जो एरोज उसने दिए हुए, ये अपनी उस ओरिजिनल अवस्था से पीछे हट गया। दिस इज द रेटिनल डिटैचमेंट, पर्दा उखड़ गया। अब आप ले आए उसको वापस, ये मैकेनिज्म समझें कि आपके पास कोई आए कि जी रेटिनल डिटैचमेंट है, तो आपको पता चल जाए कि क्या हो गया अंदर। इसका जो रेटिनल डिटैचमेंट है, बेसिकली रेटिना का जो एक पूरा सर्कल है, उसमें किसी भी पोर्शन से वो जब पीछे हटेगा, इंजरी की वजह से हटेगा, और इसकी एक और काज भी हो सकती है कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो है डायबिटीज की वजह से भी उखड़ सकता है। और मेन कॉज जो इसकी है रेटिनल डिटैचमेंट में भी स्पॉन्टेनियसली आफ्टर द ट्रॉमा टू द आईज, जो बड़ी कॉज है। लेकिन मेरी सुबह डॉक्टर खिजर से जब बात हुई तो उसने कहा कि नहीं, कुछ केसेस में लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में भी ये आता है डिटैचमेंट, और इसको होम्योपैथी बहुत अच्छे से डील करती है। दुनिया की बाज लोगों के ये रेटिना उन्होंने सर्जरी से अटैच करने की कोशिश की, फिर उखड़ जाता है। ये नेचुरल उखड़ा हुआ फिर जुड़ता ही नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और 2 केसेस मेरे ऐसे ठीक हुए कि पूरी, एक तो वो इंडियन था, कॉन्सुलेट का बेटा था, और वो बच्चा ठीक हुआ, रम्ज उसका नाम था, और वो दुनिया जान डिप्लोमेट था, दुनिया जान में उस बंदे ने उसको घुमाया हुआ था। और एक और पेशेंट है यहाँ, वो कोई साफ़ी है, उसका बेटा है,
उसकी भी आइज ट्रॉमा हुआ था और उसकी रेटिनल डिटैचमेंट हो गया था। उसने आई स्पेशलिस्ट ने कहा था कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये केस ठीक हो जाए, और 100% उसकी आई साइट वापस आ गई है। रेटिनल डिटैचमेंट ये इंजरी जो है, और या लॉन्ग स्टैंडिंग जो डायबिटीज की वजह से होम्योपैथी इतनी अच्छी डील करती है इसको, और ये पर्दा वापस अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि इसमें जो मेडिसिन काम करती हैं, जहां देखें एक बड़ी फिलोसफी से हमने इस पे काम किया, और बड़ी इस पे स्ट्रगल से हमने इस पे काम किया, और बड़ी क्लिनिकल मज़े की चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मेरे आगे भी मैंने केस एक प्रेजेंट किया था कि मेरा एक दोस्त था ब्रिगेड साहब, उनकी वो हो गया यहाँ फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर हो गया तो यूनियन ना हो उसकी, जुड़े ना वो फ्रैक्चर, क्योंकि हड्डी का स्पेस काफ़ी था। अब हमारे पास मेडिसिन ऐसी हैं कि अगर हड्डी के ऊपर रख दें तो सेम्फाइटम दे दें, रूटा दे दें, आप आर्निका दे दें, आप ओरोमेट दे दें, कलकेरिया फास दे दें, कि जो हड्डी, जब हड्डी के ऊपर हड्डी हो गई तो जुड़ जाएगी ना। जब हड्डी दूर है, वो कहते हैं बीच में से स्पेस इतना आ गया कि वो हड्डी पास आ ही नहीं रही। तो मैंने क्या किया कि मैं मेरे एक ज़हन में फौरन स्ट्राइक हुआ कि यार ये मसल जो है ना हार्ड हो गया है, तो मैंने उसको रस्टॉक्स देनी शुरू कर दी। मसल जो जो लूज होता गया, मसल उसको खींच के हड्डी को करीब ले गया। मसल ये काम रूटा भी करती है, ये काम रस्टॉक्स भी करती है। हमने यहाँ ये किया कि हमने इन बच्चों को रस्टॉक्स, आर्निका, हाइपेरिकम शुरू की, और सम्फाइटम 200 मैंने इसको देनी शुरू की। कंप्लीट लॉस दिया। कोई 15 दिन गुजरे से ज़्यादा अर्जा, उसने कहा मुझे अब कुछ ना कुछ नज़र आना शुरू हो गया। फिर अगले महीना, 2 महीने, 3 महीने, 5-6 महीने में ये केस दोनों ठीक हो गए। मुख्तलिफ अदवा हम सेम्फाइटम, आइज की इंजरी की सेम्फाइटम बहुत बड़ी दवाई है, लेकिन हमने पूरा एक मैकेनिज्म बनाया। हमने पूरा मैकेनिज्म है कि पर्दे को स्ट्रेंथ दी और रोस्टॉक से, फिर नर्व्स को स्ट्रेंथ दी हमने किससे, हाइपेरिकम से, फिर सेम्फाइटम हमने साथ क्यों लगाई, इंजरी ऑफ आइज के से साथ। फिर कहीं केस फंसता था ना, थोड़े से स्लो हो जाता था, तो मैं क्या करता था कि मैं बीच में ना वो दे देता था, ओरोमेट दे देता था। तो ओरोमेट भी इंजरी की बहुत बड़ी दवाई है। जहां कोई दवाई दूसरी पेन नहीं रोकती ना, ओरोमेट रोक देती है। तो रोस्टॉक्स और अच्छा, कहीं कहीं बाज़ दफ़ा केस रुकता भी था, तो मैं थोड़ी फैमिली हिस्ट्री पे कभी बेस्टलीम लगा दी। वो आदमी आप भी लगा सकते हैं कि देखेंगे यार कोई फैमिली में वो इस तरह का कोई के सल्फर 30 की एक डोज दे दी। लेकिन मेन दवाइयाँ यही हैं। कभी भी आपको जो आइस की जो है रेटिना की डिटैचमेंट है, ये यकीन माने ये इतनी बड़ी इमरजेंसी है, और इसको इस इमरजेंसी को सर्जरी, कई बच्चे ऐसे हैं, वो जो रम्स था इंडियन बच्चा, उसकी तो कई दफ़ा सर्जरी हुई थी, लेकिन वो फिर उखड़ जाता था पर्दा। लेकिन ये कितना खूबसूरत मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया कि रस्टॉक्स पर्दे को स्ट्रेंथ दे रहा है, आर्निका इंजरी रिमूव कर रहा है, हाइपेरिकम नर्व्स को स्ट्रेंथ दे रहा है, वो मसल को स्ट्रेंथ दे रहा है, रस्टॉक्स मसल को स्ट्रेंथ दे रहा है ना, और वो उसको नर्व को स्ट्रेंथ सप्लाई कर दिया है। जनरली आइज, क्रोनिक आइज इंजरी में सेम्फाइटम का बड़ा अच्छा रोल है, और सेम्फाइटम साथ साथ इंजरी को रिकवर कर रही है, तो ये रेटिनल डिटैचमेंट वापस। नेक्स्ट, बड़ी सिंपल मेडिसिन है ना, लेकिन बीमारी का आप रेटिनल डिटैचमेंट है जी, पर्दा उखड़ गया जी, बहुत बड़ी इमरजेंसी है आइज की, आइज की बहुत बड़ी इमरजेंसी है। लेकिन अब समझे तो सही ना आप, अब इसमें भी वीएन लॉस हो रहा है, लेकिन इसमें भी पार्शियली वीएन लॉस होगा। जो इंजरी है साइड वही होगी, ये ध्यान में रखे। ग्लाइकोमा डिफरेंशिएट कर रहा है यहाँ पे, यहां हिस्ट्री ऑफ इंजरी आ जाएगी। वहां आपको जो ऊपर हमने कहा है कि जहां सडन लॉस ऑफ वीएन होगा, वहां इंजरी हिस्ट्री नहीं है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम।
ग्लाइकोमा किस दोनों, और जो था वहां पे सडन लॉस ऑफ, जहां क्लॉट आ गया वो डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। इंजरी तो आपको पता किस साइड पे लगी है, तो ये डिफरेंट आपको इसमें लेकिन ये बाद ऑफ होता है कि कंप्लीट लॉस भी हो जाता है इंजरी से, बाद ऑफ पार्शियल लॉस भी होता है। लेकिन आर्टरी में कंप्लीट लॉस होगा, जब क्लॉट होगा तो कंप्लीट लॉस हो जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा आपने डिफरेंशिएट करना है। इंजरी तो सीधे सीधे आगा, बाप होगा, माँ होगी, कोई भी साथ होगा, पेशेंट खुद भी एक साइड तो उसकी खुली होगी ना, वो कहेगा बात नहीं, दोनों साइड की भी इंजरी हो सकती है लेकिन कम चांसेस होते हैं ना, दोनों आंखों पे चोट लगी। ठीक है जी, अंडरस्टैंड। ब्लंट आइज ट्रॉमा, ये ब्लंट आइज ट्रॉमा होता है, ये बाहर एक्सटर्नल यूं आपको जख्म नजर आ रहा होगा। ये अक्सर केस गिर गया, लग गई, और डीप इंजरी नहीं होती, कोई सख्त चीज, कोई डंडा लग गया, कोई पत्थर लग गया, इसको ब्लंट। ऑल ओपन आइज इंजरीज नीड इमीडिएट रेफर टू एन आई स्पेशलिस्ट। Blunt eyes trauma can be managed medically as long as there no sight threatening surgical emergency। ये सर्जिकल इमरजेंसी नहीं है, ये ठीक हो सकती है। वो खून आ जाता है अंदर और आप उसको आर्निका दें, फौरन आर्निका दें, और आर्निका बहुत अच्छा लोकली, ये जो लोकली है ना, इसको भी आर्निका। यहाँ आपको एक और दवाई है एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रूज आ रहे, लेक्सिस ब्रूज खत्म कर देगी, आर्निका फौरन ब्रूज खत्म कर देगी। लेकिन मैंने बेशुमार में से जो 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 आता है ना, ये कॉस्मेटिकली जी बड़ा मसला हो गया, ये काला स्याह हो गया, चोट लगी है, तो आप कैलेंडोला मदर टंचर लें और वो लें पेट्रोलियम जेली थोड़ी सी, और यूं ही उसको कहें हाथ पे लगाए, आप 2-3 दिन यहाँ कैलेंडोला लगाएंगे ना तो साफ हो जाएगा। इंटरनल 200 में दे सकते हैं आर्निका के साथ, और एक्सटर्नल लोकल एप्लीकेशन यहाँ लगाएं, आपको 2-3-4 दिनों में बिल्कुल ये जो ये नजर आ रही है ना, ये बिल्कुल साफ हो जाएगी लोकली। इंटरनली आप आर्निका कैलेंडोला दें, ठीक है जी। और यही आई की इमरजेंसी है, ये जहन में रखें। मैंने बड़े एक्सपर्ट से डिस्कस करके हमने आई की इमरजेंसी निकाली है, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई मैं मतलब हमने खुद से कोई आई की, जो दुनिया में इस वक्त आई की जितनी इमरजेंसी हमने वो सारी डाली हुई है। लीडम नोकदार, कोई मेख लग जाती है, कोई चुभनदार चीज लग देती है, लीडम वहीं अच्छा काम करती है। नीडल स्पॉट इस तरह से नहीं, उस तरह बहुत दवाइयाँ हैं इस चीज़ की, आप फोकस करें, ज़्यादा उस पर ना घूमें। हमने बड़े जल्दी रिजल्ट देने होते हैं, आपको मैं ढेर सारी दवाइयाँ बता दूंगा तो आपको फोकस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तब देखा जाता है कि कोई रेयर केस फंस जाता है, कोई मसला हो जाता है तो इधर उधर जाने की, आप इस पे फोकस करें। जो मैं बता रहा हूँ ये रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट देगा। आपने 1-2 दिन में, 1 आध दिन में रिजल्ट देने होते हैं, उसके लिए आप कंफ्यूज होंगे तो आप कोई रिजल्ट नहीं दे सके। इसलिए मैं आपको वही बताऊं कि जो 80-90% 100% रिजल्ट देने वाली दवाइयां बहुत से एक्सपीरियंस के बाद हम आपको बता रहे हैं। इस तरह की नहीं होता कि आप इधर उधर घूमें। जैसे इन्होंने कहा लीडम आप पाऊं, आप मेख, यहाँ कम चांसेस होता है चुभने का, मेख हमेशा पाँव में चुभती है। जब पाँव में इंजरी आती है तो आप उधर फोकस करें। यहाँ डंडा लग सकता है, दीवार लग सकती है, दरवाजा लग सकता है, कोई धक्का देता है तो वहां मेखें तो नहीं फिक्स की होती ना, समझ आइए आपको, वो चांसेस कम होते हैं, आप उस पर फोकस करें। हाँ, वो ऑटोमेटिक डिजॉल्व कर देगा आर्निका, बिल्कुल डिजॉल्व कर देगा। आप नेट्रम सॉरी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड दें, वो डिजॉल्व कर देगा। कैलेंडोला बहुत अच्छा डिजॉल्व कर देता है, लोकल एप्लीकेशन करें उससे भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी।
अच्छा, एक ये हमने पहले नहीं डाला हुआ था, आज ये जो है ना, जो कल मैंने लेक्चर तैयार किया था तो ये हमने नहीं डाला हुआ था, लेकिन आज जब मेरी ब्रिगेडियर सीजर से बात हुई तो उसने कहा नहीं भी ये भी आते हैं केस, ये केस भी कम आते हैं लेकिन आते हैं, ब्लंट वाले इंजरी वाले वो ज़्यादा आते हैं। वो कहता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर केमिकल बर्न कैन इंक्लूड कॉर्नियल परफोरेशन, full thickness, damage to the cornea, the clear surface of the eyes, corneal ulcer, superficial damage to the cornea, contact and abnormal clouding of the eyes lens. बर्न हो सकता है, कोई केमिकल पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये याद रखें कि जहाँ बर्न आ जाएगा ना, बर्न, मसलन मेरे वालिद साहब खुद, मेरा अपना घर का केस है, वालिद साहब वो जला रहे थे, वो जी होता है क्या होता है जो गीजर, तो यूं रख पड़ा ना उसका शोला, तो ये दोनों आंख बर्न होगी। और मैंने फौरन, इतनी जलन थी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं, मैं घर था तो मुझे घर से फ़ोन आया कि जी वो गीज़र जला रहे थे तो दोनों आंखों पे आग पड़ गई, आंखें बिल्कुल बंद थी। मैंने फ़ौरन कैंथ्रेसीएम की डोज दी, कोई 10-15 मिनट में आंखें बिल्कुल खुल गई, कैंथ्रेसीएम की एक डोज से, और फिर वो बर्निंग भी ख़त्म होगी। कैंथ्रस बर्न में बहुत अच्छा डील करती है। और ये अक्सर तो ये कहा जाता है ना कि इसको लोकली मदर टेंचर लगाया जाए, उसमें लगा के उसके अंदर, मैंने ये देखा है कि ये कैंथ्रस इंटरनली जितनी बर्न को ठीक करती है, बहुत पहली इमरजेंसी तौर पे अगर बर्न आता है आपको तो आप कैंथ्रस का इस्तेमाल करें, नहीं होता तो सल्फर 30 दे दें, नहीं होता तो एंथ्रेक्सिनम दे दें, नहीं होता तो कास्टिकम दे दें इन द लॉन्ग रन, लेकिन इमीडिएटली आप कैंथ्रस दे देंगे तो आपको सुकून हो जाएगा, मरीज कहेगा जी मुझे सुकून हो गया। तो इसलिए ये इमरजेंसी हमने यहाँ डाली है। और अगर केमिकल्स कोई आ जाता है, ये भी जहन में रखें, तो आप आर्सेनिक की तरफ भी जा सकते हैं, आर्सेनिक की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि आग से जल जाता है, किसी केमिकल से जल जाता है। अक्सर जैसे मैंने कहा, चूल्हे में लोग यूं पेट्रोल साट के वो लकड़ियों को आग लगा रहे तो एकदम शोला मुंह पे आके पड़ता है, तो उससे भी आईसाइट जा सकती है। हाँ, उस पर भी होती है, लेकिन कैंथ्रस बहुत अच्छा करती है बर्न। सल्फर बर्न की बड़ी दवाई है। कास्टिकम, बड़े पुराने केस जो बर्न के आते हैं वो हम सल्फर और कास्टिकम देते हैं, वो स्कार भी ख़त्म कर देती है। कास्टिकम ही बर्न की बड़ी दवाई है। लेकिन एक्यूट में चूँकि आपके पास आ रहा है तो कैंथ्रस को बिल्कुल फर्स्ट स्ट्राइक आपकी कैंथ्रस है। मैंने कहा ना आर्सेनिक एल्बम में, पर कैंथ्रस तो उसको भी कवर करेगी। जहाँ बर्न आ गया ना, वो आग का है, वो केमिकल्स का, लेकिन अगर सेकंड चॉइस आपके पास फिर आर्सेनिक है, अगर केमिकल है तो। नेक्स्ट थिंग, ये मैं आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस बता रहा हूँ, आप बर्न की दवाइयाँ और आपको बड़ी मिलेंगी, लेकिन ये आपको इमीडिएट उसमें लेके जाएगी। ठीक है जी। अब कान की आ गया जी, आइस से हम निकल गए, और मुझे उम्मीद है कि आइस की इमरजेंसी हमने बड़ी डिटेल से और बड़ी मैकेनिज्म, एवरीथिंग, दवाइयों का क्या मैकेनिज्म है सारे के साथ ही। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी होम्योपैथ डॉक्टर्स जो हैं आइस की जो इमरजेंसी में वो बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। और लोग बाज़ दफ़ा अगर आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे, आप कंट्री लेवल पे, हर जगह पे आप इस तरह की इमरजेंसी, तो आपको केस रेफर होंगे, ये मैं आपको बता दूं। ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीन्स इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन। ये मीडिया मतलब है दरमियान, इंटरनल। मोस्ट कॉमनली इफेक्ट प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्रेजेंटेशन, स्कूल से पहले जो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्रेजेंटेशन, अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम, ईयर पेन, फीवर, वॉमिटिंग।
मोस्ट वायरल्स 60%, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एसपी, राइनो वायरस, एड्यूनो वायरस, ये वायरस लगा रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा हो सकता है। और बैक्टीरिया 40% है, वायरल ज्यादा है, 60% वायरल है। मोस्ट काज बाय द स्टेप्टोकोकस, न्यूमोइस, हेमोफिलियस, इन्फ्लुएंजा, मोरलेक्सला, कैट्रैक्स और स्टेफ, और ये वायरस के नाम है जी उसके बैक्टीरिया के जो नीचे लिखे। मैंने आपको कहा कि इन्फ्लुएंजा में आपके पास है, न्यूमोको है आपके पास। अगर आपके पास ये कोई भी और वायरस नहीं है तो आप ट्यूबरकुलोनियम का इस्तेमाल करें, आप बेसिलियम का इस्तेमाल करें। और आपका पेन जो है ना, वो और बहुत सारी दवाइयां लिखी हैं, जैसे कैमोमेला है, बेलाडोना है, सिलेशिया है। लेकिन मैं आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको कभी भी किसी और दवाई की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पल्सटीला का इस्तेमाल करें। मैं जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो मेरे पास एक कान पेशेंट आया, उसके कान बह रहे थे, बच्चा था, तो मैंने सिलेशिया उसको दे दी। वो अगले दिन ही बच्चे को खातून वापस लेके आ गई, वो कहने की जी कान तो बिल्कुल ही बंद हो गया बहना, लेकिन ये रात भी नहीं सोया और हम भी नहीं साथ इसके सोए, इसके कान में बहुत दर्द। तो मैंने समझ गया कि सिलेशिया ने जो बस स्क्वीज की और पॉसिबिलिटी है कि इन्फेक्शन जो है आपका कोक्लियर नर्व पे जाके पड़ा, क्योंकि साथ कोक्लियर नर्व पड़ी हुई है और कोक्लियर नर्व पे प्रेशर पड़ा तो उसने पेन क्रिएट कर दिया। पेन तभी क्रिएट होगा जब नर्व इन्वॉल्व हो जाएगी। मैंने फौरन उसको ना पल्सटीला 1 mg की डोज दी और मेरे बैठे बैठे उधर ही मैंने दी। मैंने कहा थोड़ा वेट करके, कोई शुरू की प्रैक्टिस थी, अभी इब्तदाई ज़माना था, तो मैंने पल्सटीला दी। हालांकि मोलिन ऑयल दो जी, फलाना दो जी लिखा हुआ है ना, तो मैंने ज़िंदगी में शुरू में मैं मोलिन ऑयल लेके आया शुरू में, फिर मैंने उठा के फेंक ही दिया उसको। पल्सटीला मैंने 1 mg दी, बच्चा थोड़ी देर में ठीक हो गया, कान फिर बहना शुरू हो गया, कान बहना शुरू हो गया, दर्द खत्म हो गया। मैंने कहा ना कि पल्सटीला का मोड ऑफ एक्शन मेडिसिन का क्या है कि बाहर के रोग डिस्चार्ज करा देगी, दर्द ठीक हो गया। वो दिन तो आज दिन तो मैंने कान में पल्सटीला ही दी है और कभी नाकामी नहीं हुई। आप सेफली क्या कर सकते हैं, एक ट्यूबर दें, एक मेडोरिनम की डोज दें, एक और सेफ करना चाहते हैं तो आगे के रुख तो ग्रेफाइट दे दें और पल्सटीला दें। आपका कान जो है ना वो टाइटस मीडिया, उसके बाद आपके पास काली म्योर है, उसके बाद आपके पास फेरम फास है, उसके बाद आपके पास कैमोमेला है, आपके पास बेलाडोना है, आपके पास सिलेशिया है, ये सारी जो है ना वो टाइटस मीडिया की दवाइयाँ हैं। फिर आपके पास सिस्टस है, सिस्टस भी बड़ी मजे की दवाई है कान के अंदर। तो अगर आपके पास वो जो कल्चर होके आ गया या डायग्नोज आ गया वायरल है, बैक्टीरियल है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस बहुत हद तक कवर कर लेती है। लेकिन आपके पास आप उसके नज़ला इन्फ्लुएंजा भी दे दें, न्यूमोकोक्सिन भी दे सकते हैं। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ट्यूबरकुलोसिस दे दें, आप बेसिलियम दे दें, राइट जी। ओटाइटिस मीडिया नाम बड़ा मुश्किल है, लेकिन कान के इंटरनल इन्फ्लेमेशन को ओटाइटिस मीडिया करते हैं। सीवियर पेन में आता है, चीखो पकार पड़ी होती है, फंगस की वजह से भी हो सकता है, फंगस की वजह से भी हो सकता है। तो आप उसको दे दें, आपकी जो फंगल का है हमारा कैनाडीडा दे सकते हैं। बल्कि मैं फंगस को यीस्ट जिसको कहते हैं वो भी मैं इस दफ़ा वो इलियस से बनवा के ले, यीस्ट यीस्ट, क्योंकि एज ए करंट इंटरकरंट रेमेडी आपको जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो फिर उनको रिमूव करने के लिए इन दवाओं की ज़रूरत होती है। और इसमें लेटर ऑन ये जो अगर आप इसका अगर पस है, इन्फ्लेमेशन है, कुछ निकल रहा है तो उसका कल्चर भी है। बहुत ज़्यादा सूडोमोनास और इस किस्म के बैक्टीरिया यहाँ मिलते हैं,
तो आप उस हमारे पास तो बेशुमार रिसोर्स हैं, सूडोमोनास का भी है, इकोलाई का भी है, बाकी भी हैं, आप उसमें से एक आध अप्लाई कर दें। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई नहीं तो आप ट्यूबिक्लोनियम दे दें। काली म्योर फेरमफास बहुत अच्छा जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को रोकती है, आप 200 में अल्टरनेटिव करके काली म्योर फेरमफास देंगे तो वो भी ठीक कर देगा। लेकिन पल्साटीला कमाल है, पल्साटीला का मोड अफेक्शन आपको मैं देखा ना, मैंने आप ग्लाइकोमा इधर कहाँ कहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको फोकस करें, ये निकाल बाहर फेंकती है चीज़ों को। और जो ही नर्व पे प्रेशर कम करना है आपने, याद में रखें, नर्व पे ऑक्लियर नर्व पे प्रेशर आ रहा है, कॉक्लियर नर्व पे प्रेशर आ रहा है, ये प्रेशर रिलीज करना है आपने नर्व से। जो ही आप प्रेशर रिलीव करेंगे आपका पेन ठीक हो जाएगा। और प्रेशर रिलीज करना है कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करके। लेकिन हमने कहा सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, एक एक चीज को उसकी प्रेजेंटेशन को डिस्कस किया, उसके कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस किया, उसके मैकेनिज्म को डिस्कस किया, और उसी तरह दवाइयां भी बताई। नेक्स्ट, ओटाइटिस एक्सटर्ना, इसकी तस्वीर है, उसकी भी थी तस्वीर, वो नहीं दिखाई? अच्छा ये भी दिखा, ये जी एक्सटर्ना, एक्सटर्ना नाम से ही है। ये मीडिया वाली। अच्छा, मोस्ट कॉमन इफेक्ट एक्सटर्ना, ओटाइटिस, इन्फ्लेमेशन, सोजन, एक्सटर्ना ऑडिटरी कैनाल, यूजुअली कॉज बाय द स्टेफ ओशियस और सूडोमोनास। देखें अब सूडोमोनास आ गया एक्सटर्नली, ये पास अंदर भी चला जाएगा। अभी तो एक्सटर्नल एरिया में देख रहे हैं ना, ये पेनिट्रेट भी कर जाएगा ना, ये पेनिट्रेट भी कर, वही चीजें हैं यहाँ भी जो मीडिया में, और इसमें भी वही चीजें आती है। प्रेजेंटेशन के ईयर पेन होगा, ईयर फुलनेस होगी, जॉ पेन पूरा ज़ाहिर है, यहाँ आया एक्सटर्नल है तो ये सारी ये इस फेशियल नर्व्स को, इसको भी इन्वॉल्व कर लेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन, पुलिंग द ऑरिकल्स, रिप्रोड्यूस पेन, देयर इज ए एरिथमा एंड लोकल सेलुलाइटिस ऑफ एक्सटर्नल, यहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, सोजन हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगी। ठीक है जी, पैटर्न वही है, मतलब एक्सटर्नल आ गया, इंटरनल आ गया, मीडियल आ गया, आपने फोकस उसी तरह करना, घबराना कोई बिल्कुल नहीं है। समझ आइए ना, आपने इमरजेंसी डील करनी है। और मैं आपको ये बताऊं कि आप इतने खुश होंगे कि यार होम्योपैथी किस तरह दर्द ठीक करती है। वहां जाके पेन किलर लगेगा, एंटीबायोटिक लगेगी, वो 8 दिन का कोर्स देंगे, और यहाँ शाम तक घंटे में, आधे घंटे में, मिनट में बच्चा ठीक होकर घर पहुंचा होता है, बंदा ठीक होकर घर पहुंचा होता है। होम्योपैथी जितनी क्विक असर करती है, दुनिया की कोई साइंस इतना क्विक असर नहीं करती। मैंने इसका मोड इफेक्शन, मैंने इसकी फंक्शंस को पहले भी कई दफ़ा एलिब्रेट किया, और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया पे किया, टेलीविजन पे किया, कि जितना जल्दी आप ज़ुबान पे किसी चीज़ का टेस्ट महसूस करते हैं, होम्योपैथी दवाई इतनी जल्दी काम शुरू कर देती। और बाज़ दफ़ा आप ज़ुबान पे रखते हैं, आप यूं होते हैं तो मरीज से पूछते हैं, कहते हैं दर्द सेटल हो गया, ठीक हो गया। तो ये रूटीन की हमारी प्रैक्टिस है। और याद रखें कि अगर आपने एक्यूट प्रैक्टिस बना ली, आपने एक्यूट इमरजेंसी डील कर ली, तो आप क्रोनिक इमरजेंसी, क्रोनिक ट्रीटमेंट को भी डील कर लेंगे। उसकी वजह है कि जब किसी के गुर्दे में दर्द होता है ना, जिस गली से निकलता है, जिस घर से निकलता है, वो पूरे घर को पता होता है, चीखो पुकार उसकी कि जा रहा है, कान का दर्द है जा रहा है, दांत का दर्द है जा रहा है, सर का दर्द है जा रहा है। तो जब वो वापस आता है तो पूछता है लोग, हाँ जी ठीक हो गया मरीज, हाँ जी ठीक हो गया, किससे ठीक हुआ जी? वो होम्योपैथी से ठीक हो गया, हाँ बाबा जी बाबा। फिर वो दूसरा भी दौड़ेगा, तीसरा भी दौड़ेगा। तो हम जो एक रेवोल्यूशनरी वर्क कर रहे हैं, हम रेवोल्यूशनरी वर्क इसलिए कर रहे हैं कि हम इमरजेंसी, ये टॉपिक शुरू ही मैंने इसलिए किया कि हम दुनिया को ये साबित करें और दुनिया को हम बताएं कि हम बहुत अच्छी इमरजेंसी डील कर सकते हैं।
मैं तो करता ही हूं, मेरे कुछ और दोस्त भी करते होंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये सारी हर सतह पे ये डील होनी शुरू हो जाए। और ये लेक्चर के पीछे बहुत सारी एफर्ट है, बहुत सारे एक्सपर्ट इसके पीछे काम कर रहे हैं जो आपको डिलीवर हो रहा है, और बहुत सारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपको शेयर हो रहा है। इसलिए इसको आप अपनाएं, और इमरजेंसी में आप जब मुकाम बनाएंगे, आप जब दुनिया में इमरजेंसी ट्रीटमेंट होम्योपैथी से बेहतर शुरू हो जाएगा, मरीजों की तादाद यूं बढ़ेगी, और मरीजों की तादाद बढ़ेगी तो फिर रेवोल्यूशन आएगा। क्योंकि मैं अक्सर क्रोनिक डिजीजेस हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन एक्यूट की मैंने इसको भी मैं करता रहता हूं, लेकिन हमने सीरीज इसलिए शुरू की कि ये कंसेप्ट को मैं ब्रेक करूं कि होम्योपैथी इमरजेंसी को ठीक नहीं कर सकती। होम्योपैथी उनसे बहुत अच्छा और बहुत क्विक ठीक करती है। और इसमें पोटेंसी का भी बड़ा रोल है कि आप यहां बिल्कुल दरमियानी पोटेंसी का इस्तेमाल करें ताकि आपको क्विक रिजल्ट, मतलब 1 m का इससे स्टार्ट करें। बच्चों में 200 दे दें, बड़ों में स्टार्ट ही 1 m से करें तो आपको क्विक रिजल्ट मिले। इसको कहते हैं क्विक प्रिस्क्राइबिंग एंड क्विक रिजल्ट। आप जल्दी प्रिस्क्राइब करें और जल्दी आपको रिजल्ट आना चाहिए। और उसके लिए यूं ही है ना कि आपको पता हो ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, आपको पता हो कि एक्यूट ग्लाइकोमा क्या होता है, आपको पता हो कि रेटिनल डिटैचमेंट क्या होती है, आपको पता हो कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ना। और फिर दवाइयां आपको पता हो, और दवाइयां मैंने इतना बोझ आप पे डाला ही नहीं है यार, मैंने तो आप पे बस 2-2, 4-4, 3-3, 2 इतनी तो ज़रा आप डॉक्टर है, आपको इतनी, और इसी में आपको रिजल्ट प्रोड्यूस होना शुरू चाहिए। नेक्स्ट, ये क्या है? Mastitis is a complication of poorly treated, untreated otitis media. वो कहता है कि अगर आपने गलत ट्रीट कर दिया क्या तो मोस्टाइटिस हो जाएगा, वो सारा एरिया स्वेल कर जाएगा। गलत ट्रीटमेंट कर दिया, दवाइयां आप डिट्रैक हो गए, अपने फोकस ने किया, अपने बात को समझा नहीं है तो अपने गलत ट्रीट कर दिया। प्रेजेंटेशन फीवर होगा, हेडेक होगा, ईयर पेन होगा, और हिस्ट्री में पता चलेगा कि काफ़ी दिन हो गए हैं। तो जब काफ़ी दिन हो गए हैं तो ओटाइटिस मीडिया जो है वो कॉम्प्लिकेशन में चला गया है। दवाइयाँ वही हैं, दवाइयाँ वही हैं, ये खा के दवाइयाँ बाहर से आया होगा, ये भी आपको यहाँ आपको फौरन लक्स वमीका देनी पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके पास अप्रोच नहीं इसने की, खराब करके आ गया ना आपके पास। अगर होम्योपैथी से खराब करके आया तो नक्स वमीका दें, तो एलोज दें, और अगर एलोपैथी से खराब करके आया तो नक्स वमीका दें। और ऐसे केसेस में मैंने देखा कि आपने नक्स दी ना, फौरन ट्यूबर दी, इवन जो लॉस है ईयर का, आपका कान सुनना बंद हो जाता है, तो हम यकीन है मेरी जो रूटीन की प्रैक्टिस, 1 डोज नक्स ही देते हैं। अगर पेन नहीं, अगर पेन है तो फिर नक्स ट्यूबर दे के पल्स्टीला में दे देते, सेटल हो जाते। अगर समात भी चली गई है तो नक्स ट्यूबर कॉस्टिकम दें, समात बहाल हो जाएगी, 1 दिन में बहाल हो जाएगी। ठीक है जी।